हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 144 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। जुलाई का जो भी होता है ना, जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होते हैं 2024 में जो हुआ है उसका अभी तक नहीं आया है ऑनलाइन, तो मैंने नहीं कराया है। ठीक है, इसीलिए दिसंबर का था ऑनलाइन तो मैंने यही कराया है आपको। और अभी कुछ ही सवाल है, जैसे कि 2 क्वेश्चन मैंने अभी आज कराए हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, लोग देखते हैं, तो मैं और वीडियोस लेके आऊँगा इसके ऊपर। बाकी ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये बेसिकली आपका है दक्षिण एशिया का परिचय, इसके बारे में ये आपका बुक आपके पास होगी, आपको पता होगा। 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, पर जो ईच क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का होता है। और मैंने यहाँ पे 2 ही सवाल कराए हैं आज, ठीक है, ये वाला और ये वाला। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स में से आते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना अपने जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं उनको ध्यान से पढ़ो, तब जाके ये सवाल आपके इजीली आप कर पाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे कि हाँ इसको पढ़ाओ, तो वो भी कोशिश की जाएगी कि मैं चैप्टर्स पढ़ा दूँ आपको। बाकी शुरू करते हैं आज वीडियो जो है, क्योंकि आप पीवाई क्यू देखने आए हो ना कि मेरी बात सुनने। सबसे पहले दक्षिण एशिया के ऊपर सवाल था, मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पे भी कि भाई दक्षिण एशिया के रणनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। रणनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए, कुछ इस तरीके का सवाल है। ठीक है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, और मैंने जो सवाल लिखा, आंसर लिखा है इसका सवाल का, वो आपको समझने लायक लिखा है कि आप इसको समझ जाएं। ठीक है, सबसे पहले मैंने छोटा सा इंट्रो लिखा है कि भाई ये हम बात क्या करने वाले हैं, कि मैंने बताया कि दक्षिण एशिया कई कारणों के कारण अत्यधिक वो रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। ठीक है, रणनीतिक यानी कि टेक्निकली, या जो हम बात करते हैं दूसरों के लिए हम रणनीतियाँ बनाते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो रीज़न है वो है भौतिक या भौगोलिक स्थिति हमारी। हमारे यहाँ पे क्या है, एशिया में हम एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे सामरिक चौराहा है, यानी कि एक तरीके से ये ट्रेड है दुनिया के लिए। क्योंकि देखो, आपको पता है जब शुरुआत में हम लोग आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे, या जितने भी उससे भी पहले अगर हम बात करें, तो जो इंडिया है ना वो एक हब रहा है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा से अवेलेबल रहे हैं। सिर्फ हमें इंडिया ही नहीं, और भी जो कंट्रियाँ हैं एशिया के अंदर, उन सभी में जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रहा है बाज़ार करने का, ट्रेड करने का, यहाँ से जो सामान है वो लेके जाने का। क्योंकि हमारी जो धरती थी वो हमेशा से ही उपजाऊ रही है, ठीक है, किसी न किसी कारण से। और वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मध्य पूर्व जो इलाका है, ठीक है, एशिया का, और जो सेंट्रल एशिया है, पूर्वी एशिया है, यानी कि ईस्टर्न एशिया जो है, एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है, उसके बीच स्थित दक्षिण एशिया व्यापार, ऊर्जा, लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चौराहा है ना। कि भाई देखो क्या होता है कि चौराहा मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि कोई सड़क है, तो यहाँ पे जो है सड़क कटती है ना चार तरफ से, तो ये चौराहा हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना, ये सड़क है, यहाँ भी जा रही 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 है। ठीक है, तो चौराहा बन जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से चौराहा मान सकते हो आप। लोग खड़े होकर ना सोचते कि किस तरफ जाए, कौन से महाद्वीप में जाए, अमेरिका में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, या अफ्रीका में जाए, राइट, या यूरोप में जाए। तो एक चौराहा की तरह इसको जो है हम देख सकते हैं एशिया को। ठीक है, दुनिया में ट्रैवल करने का बहुत ही आसान तरीका है एशिया से। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है वो है हिंद महासागर का प्रभुत्व। यहाँ पे जो हिंद महासागर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ना, क्योंकि एशिया है तो हमारा इंडिया से जो हिंद महासागर है वही लगता है। ठीक है, ये हिंद महासागर बेसिकली आपको पता होगा बांग्लादेश, श्रीलंका और जो आसपास की कंट्रियाँ हैं उनसे लगता है हमारा जो हिंद महासागर है। ठीक है, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे क्या है, ये क्षेत्र हिंद महासागर पर नज़र रखता है, जो महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्र व्यापार मार्ग और ऊर्जा परिवहन का केंद्र है। तो क्या है, जो हमारा हिंद महासागर जो है इंडिया का, इंडियन ओशन जो कह सकते हैं हम इसको, ये एक समुद्री व्यापार मार्ग है। ठीक है, एक सेंटर है व्यापार के लिए, लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ। ठीक है, इस एरिया में ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्थ में, एशिया के अगर नॉर्थ में जाए ना हम, एशिया महाद्वीप के, तो वहाँ पे तो मतलब इम्पॉसिबल है वहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहेगी, वहाँ पे ट्रेड होना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो हमारा टारगेट रहता है ना किसी भी व्यापारी का यहाँ पे आने का, वो रहता है शिप से, अगर हम बात करें तो वो रहता है
हिंद महासागर की तरफ से, क्योंकि वो बड़ा ही ईजी रास्ता है और हमेशा से जो ट्रेड हुआ आ रहा है वहीं से आ रहा है, राइट। अब देखो, अब मैं बताता हूँ एक बार, आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो है अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। यहाँ से इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपका इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो ट्रेड पहले कैसा होता था आपको पता है कि भाई जो जितनी भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे यूरोप की कंट्री मैंने बना दिया, इनका ये इस तरीके से व्यापार किया जा रहा था, हमारे इंडिया में आ रहे थे इस तरीके से। फिर आपको पता है कौन आया था, एक व्यक्ति आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो वो यहाँ से था देखो बचने के लिए अपना जो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि ये अरब आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, अरब वगैरह आते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पे कि लुटेरे हुआ करते थे। तो लूटने की डर से ना वो लोग, उन लोगों ने अपना रास्ता चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत खर्चा हुआ करता था उन लोगों का, पर फिर भी प्रॉफिट कमा रहे थे। तो यहाँ से एक रास्ता निकाला गया कि भाई हम इस तरीके से जाएंगे, इससे क्या है ना, सेफली जो है ट्रैवल होगा और इजीली जितना भी हमारा प्रॉफिट है वो हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि सामान जो है ना इंडिया का इतना ज़्यादा कीमती था उन देशों में, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे हमारे इंडिया के, आपको पता होगा। तो ये रेशम मार्क दिखाया मैंने अभी आपको, जो मैंने बनाया ना अभी, ये रेशम मार्क थे जितने भी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्क था, हमने शुरू से पढ़ा है इसके बारे में। तो ये हिंद महासागर जो है यहीं से ही ये एक्सेस होना जो है मुमकिन था, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, ऊर्जा का एक स्रोत भी है। उसके बाद आर्थिक क्षमता या आर्थिक क्षमता जो है हमारी पावर की बात करता है यहाँ पे। इसमें क्या है, विशाल जनसंख्या आपको मिलती है ना। विशाल जनसंख्या में आपको विश्व का जो है 1/4 जो पॉपुलेशन है वो एशिया में देखने को मिलता है ना। सिर्फ एशिया में इतना पॉपुलेशन आपको मिलता है, यानी कि अगर 100 रुपये है तो उसमें से 40 रुपये, ठीक है, यानी कि 40% जो आबादी है एक 100 रुपये में से, वो सिर्फ एशिया के अंदर ही है। बाकी जितनी भी बची हुई आबादियाँ हैं वो बाहर कंट्रीज़ में है, ठीक है, अमेरिका में, अफ्रीका में है। 1/4 पॉपुलेशन। एक विशाल व्यापार बाज़ार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बाज़ार भी यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया के अंदर, इंडिया में बात करूँ मतलब एशिया के अंदर। और तीव्र आर्थिक विकास यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है, तेजी से विकास होता है, व्यापार अच्छे हैं, निवेश करने से लोग डरते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। यहाँ पे देखो हर तरह की कंट्रीज़ है, विकसित भी है, विकासशील भी है और अविकसित भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना हर वैरायटी मिल जाती है एशिया के अंदर। आपको गरीब लोग चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है, मिडिल क्लास चाहिए वो मिल जाएंगे, अमीर चाहिए वो मिल जाएंगे, हर तरीके का बाजार आपको यहाँ पे मिलता है। प्रचुर संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की तो यहाँ पे भरमार है, आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। आपको खेती करनी है, आपको कुछ और करना है, ठीक है, कोई और फसल उगानी है, या हीरे जवाहरात जो है वो निकालने हैं, धरती में से खनन करना है, कोयले निकालने हैं, पेट्रोल निकालना है, सब एशिया महाद्वीप में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है यहाँ के लिए। वो राजनीतिक गतिशीलता, यानी कि परमाणु शक्ति की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अब जो राजनीतिक गतिशीलता है वो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हमेशा से। देखो भारत है, पाकिस्तान है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलती है, हथियारों से लड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अखाड़ा भी है युद्ध का, ठीक है। यहाँ पे कभी भी शांति आपको स्थिर देखने को नहीं मिलेगी। महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी कि महाशक्ति तो आपको पता ही है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इनके बीच हमेशा से प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, ठीक है, आपस में। अब वो चाहे बिजनेस को लेके हो या युद्ध को लेके, ठीक है, किसी बात को लेके, किसी राजनीतिक टॉपिक को लेके हो, ठीक है, तो वो युद्ध जो है हमेशा रहता है एक दूसरे के बीच में। उसके बाद क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता, इसमें क्या है, जो इस जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, इनके बीच में क्षेत्र को लेके सीमा विवाद हम देखते हैं ना, तो वो होते रहते हैं, ठीक है। और सुरक्षा चिंताएं, ये भी है कि भाई एक सेफ्टी कंसर्न भी रहता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, सीमा विवाद आपको देखने को मिलते हैं अक्सर, है ना। हमारे सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, चाइना के साथ भी है, ठीक है, सीमा विवाद जो है, क्योंकि हमारी बाउंड्री उनसे ज़्यादा लगती है चाइना से, ठीक है। तो ये भी एक जो है बात करने का मुद्दा रहता है वहाँ पे, हमेशा झगड़ा आपको देखने को मिलता है। बाकी अब का नेक्स्ट सवाल जो है वो है, दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता पर टिप्पणी लिखिए। सुरक्षा गतिशीलता, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ, मैंने यहाँ पे इसको बहुत शॉर्ट लिखा है, ठीक है। आपको इनको एक्सप्लेन करना सभी को,
जितने भी मैंने सवाल आपको कराए हैं अभी तक, आपको सभी को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। मैंने काफ़ी शॉर्ट लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, एग्ज़ाम से पहले आप इजीली इसको दोबारा से पढ़ सके जल्दी जल्दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रमुख जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं वो है भारत पाक प्रतिद्वंद्विता, परमाणु प्रसार, आतंकवाद, महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ। आंतरिक सुरक्षा मतलब जैसे कि भाई उग्रवाद फैल गया, जातिवाद फैल गया, है ना, और संगठित अपराध हो रहा है, ठीक है, लोग मिलके अपराध कर रहे हैं, तो वो भी जो है एक आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती रहती है यहाँ पे आपको। जहाँ पे भी इस क्षेत्र में आपको आतंकवाद ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, एशिया में, क्योंकि बढ़ावा दिया गया है अमेरिकन देशों के द्वारा, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। उसके बाद सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने वाले कारक, यानी कि अगर हम बात करें इसको सेव करने की, इसको आकार देने की, तो सबसे पहले क्या बात की जाएगी, वो राजनीतिक अवस्था की, जिसमें कि हम बात करते हैं व्यापार मार्ग इसे आर्थिक शक्ति बनाती है। हमारा जो साउथ एशिया है, इसका जो व्यापार मार्ग है, ठीक है, यानी कि जो हमारे डायरेक्शन है, जैसे कि हम बात करते हैं रेशम मार्ग की, तो इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है रेशम मार्ग। कारणवश ये महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। और आर्थिक जो विकास है ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सहयोग के अवसर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, हेल्प नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है वो भी आपको अधिक देखने को मिलती है। आपको पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है कि आप अगर पैसा लगाएं इस क्षेत्र में तो आप करोड़पति बन जाएंगे इजीली, लेकिन बिजनेस में लॉस भी होने का डर रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। चाइना जैसे देश जो है, इनसे कम्पीट करना इतना आसान नहीं है आज। उसके बाद जनसांख्यिकी गतिशीलता, इसमें क्या है, युवा जो आबादी है वो ज़्यादा है यहाँ पे, इसका ये भी कारण है जिसकी वजह से चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अवसर तो है यहाँ पे कि भाई युवा बहुत ज़्यादा है, तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं युवाओं से, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है उनके लिए रहने के लिए अच्छे कंडीशंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या है इसमें कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जल की कमी हो रही है, महामारी बढ़ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो है मुद्दे हो सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद मैंने लास्ट में जो है इसमें एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा है, छोटा सा तो नहीं, बड़ा सा हो गया ये। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, वो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने अभी ऊपर बात की है ना, इसका एक निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिख दिया है, निचोड़ के पूरा जो है ये यहाँ पे सुखा दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको पहन सकते हैं आप इजीली, आपको समझ में आएगा। आपको ये एग्ज़ाम में भी लिखना है, सिर्फ आपको ये नहीं कि इंट्रोडक्शन लिख दिया है, जो निष्कर्ष है वो छोड़ दिया, आपको दोनों लिखना है, ठीक है। और बीच की जो काम है कि भाई आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, इतना रहम कर लेना, क्योंकि ये 2 पेज ही लिखा है मैंने, ठीक है, शॉर्ट के चक्कर में, क्या कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिल पाए कम समय में, इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको ये नहीं बताना कि भाई आतंकवाद क्या है, आतंकवाद नहीं बताना हमें यहाँ पे, हमें बताना है कि एशिया में, अगर हम बात करें साउथ एशिया में, तो आतंकवाद जो है ये एक कैसे हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है, लोगों के लिए, एक लिविंग जो हम लोग रह रहे हैं यहाँ इंडिया में या और कंट्री में जो लोग रहते हैं, उनके लिए आतंकवाद कितना डेंजरस है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, सिर्फ एशिया के बारे में, एशिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है करना है, आपको ये नहीं बताना कि भाई परमाणु प्रसार क्या होता है, नहीं, ये साउथ एशिया में कैसे काम करता है आपको ये बताना है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। जो भी आपका कमेंट है, ठीक है, आप मुझे बता देना कमेंट करके, मतलब जो आपका विचार है कमेंट करना है आपको। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इसके बारे में, आप खुद ही करते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। पर चलो, आप अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो आप करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।